अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने एक्सरसाइज नंबर 4.3 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो 4.4 में आज हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स को कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन that the lines y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3 are congruent। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि लाइंस उस वक्त कॉन्ग्रुएंट होती हैं अगर हमारे पास ये कंडीशन जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो इस केस में क्या होता है, c1 c2 c3 अगर ये क्या आ जाए डिटर्मिनेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स, अगर इन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, तो इस केस में लाइंस क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं या मीट एट अ पॉइंट होती हैं। तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने बता दिया कि लाइंस क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो है वो ऑलरेडी गिवन में एज अ गिवन होल्ड करेगी। तो जस्ट आपने बस इसी को बेस बना के आपने अपना काम शुरू कर देना है। तो देखें जी सोल्यूशन में, इसके सोल्यूशन में देखें सबसे पहले हमें गिवन में लाइंस दी हुई हैं। सो गिवन एज y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। दिस इज योर लाइन 1, दिस इज योर लाइन 2 एंड दिस इज योर लाइन 3। तो विच इंप्लाइज m1x minus y plus c1 which is equal to 0। सिंपली क्या किया है, y को इधर ले आए, क्योंकि अगर आप y को इस तरफ नहीं लेके आएंगे तो वो लाइन तो नहीं बनेगी ना आपके पास, क्योंकि लाइन के केस में आपको पता है आपने ये जनरल इक्वेशन को फुलफिल करना होता है ax प्लस by प्लस c विच इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये जब y यहाँ पे आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा m2x माइनस y प्लस c2 विच इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली m3x माइनस y plus c3 which is equal to 0। now we know that कि हमें गिवन में उसने बता दिया कि since the lines are concurrent so determinant of these values मतलब m1 m2 m3 and -1 -1 and -1 एंड C1 C2 C3 विच इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0 होगा। कैसे, ये मैंने अभी आपके सामने फार्मूला लिखा था, उसके मुताबिक आपको मालूम है कि x के साथ जो एलिमेंट होता है वो a कहलाता है। x के साथ जितने एलिमेंट्स है दिस इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो वेरी सिंपली हमने इसको लिख दिया जी। तो स्टूडेंट्स अब आगे आपको मालूम है कि 3 क्लास 3 का डिटर्मिनेंट हम किस तरह से निकालते हैं। हम यहाँ पे चाहें तो रो और कॉलम ऑपरेशन का सहारा ले सकते हैं, या चाहें तो सिंपली हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको एक्सपेंड करने का तरीका पता है, मैं यहाँ पे इसे रो और कॉलम ऑपरेशन के जरिए रो और कॉलम ऑपरेशन के जरिए इसे सॉल्व करूँगा। आप चाहें तो अगर आपको रो और कॉलम ऑपरेशन की अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप चाहें तो इसे आप सिंपली एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इस 1 के नीचे 0 बनाऊंगा। अब इस -1 के नीचे 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। तो जब आप R2 माइनस R1 करेंगे तो R1 तो आपके पास एज इट इज रहने वाला है M1 माइनस 1 एंड C1 सो M2 माइनस M1 सो माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस आपके पास ये 0 होने वाला है और C2 माइनस C1 होने वाला है। सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा M3 माइनस M1 और ये आ गया 0 एंड C3 माइनस C1 विच इज इक्वल टू 0। यू नो डैट कि अगर आप 1 आपके पास एलिमेंट के नीचे 0 आ जाए तो आप उस एलिमेंट से इसे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। और एक्सपेंड का तरीका क्या होता है, उसमें क्या होगा आपके पास कि बाहर तो आपके पास आ जाएगा -1 और सिर्फ डिटर्मिनेंट किसका बच जाएगा। आपने क्या करना है, इस -1 वाला कॉलम और वो रो आप छोड़ देते हैं और बाकी एलिमेंट्स का आप क्या बना देते हैं, डिटर्मिनेंट।
तो अब आपको मालूम है कि इसका डिटर्मिनेंट आपके लिए बड़ा ही आसान है। आप क्या करेंगे, -1 और यहाँ आपके पास आ जाएगा m2 माइनस m1 c3 माइनस c1 माइनस c2 माइनस c1 इंटू m3 माइनस m1 विच इज इक्वल टू 0। तो इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब साइन चेंज हो गए तो ये आपके पास डेफिनेटली ये आपके पास नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव ऑफ m2 माइनस m1 एंड c3 माइनस c1 और यहाँ आपके पास प्लस आ जाएगा एंड c2 माइनस c1 एंड m3 माइनस m1 विच इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाली टर्म है, ये वाली मुकम्मल तौर पे ये क्या है, माइनस वाली टर्म है। इसे आप क्या करेंगे, आप इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब आप इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो c2 माइनस c1 और m3 माइनस m1 विच इज इक्वल टू c3 माइनस c1 एंड इनटू m2 माइनस m1, तो विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, आपने जो ऑपरेशन लगाया था r3 माइनस r2 माइनस r1, r3 माइनस r1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया और उसकी कंडीशन को हमने किस तरह से फाइंड आउट किया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पी सच दैट द लाइंस मीट एट अ पॉइंट। आपको 3 लाइंस उसने दे दी। अगेन वो आपको गिवन में ही उसने बता दिया कि तीनों लाइंस क्या कर रही हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं। तो आपको मालूम है कि जब तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो लाइंस क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन को इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जी गिवन एज L1 such that -3 by -1 which is equal to 0 and 3x minus y minus 5 which is equal to 0 and 3x plus py plus 8 which is equal to 0। ये आपके पास तीनों है। तो अब आपके पास आ गया जी, since the lines are congruent सो लाइंस क्या हैं जी, कॉन्करेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ, चलें अब मैं फार्मूला लिख लेता हूँ क्योंकि लास्ट वाले में मैं नहीं लिख सका, तो यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 विच इज इक्वल टू 0। तो जी अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 3 3 और आपके पास आ गया जी -3 -1 एंड p और यहाँ आपके पास आ जाएगा -1 -5 8 विच इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स अब आगे आपने क्या कर लेना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो डिटर्मिनेंट का तरीका आपको मालूम है, 2 आपके पास एज इट इज आ गया एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2 वाले रो कॉलम और रो आपने छोड़ देना है। बाकी डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -1 p -5 एंड 8 एंड यहाँ पे आपके पास आ गया +3 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 3 -5 एंड 8 और यहाँ आपके पास आ गया -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 3 -1 p विच इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करें जी, इनको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -8 + 5p and this is 24 plus 15 and -1 into 3p plus 3 which is equal to 0। तो यहाँ ये आपके पास आ जाएगा -16 plus 10p plus 24 3s are, अगर आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 3s are 12 and 72 एंड प्लस 15 3s are आपके पास आ गया जी 45 -3p एंड -3 विच इज इक्वल टू 0। अब p वाले एक साथ कर लें तो 10p एंड -3p ये आपके पास आ जाएगा 7p और यहाँ आप इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +72 एंड 45
इन्हें आपस में ऐड करें तो ये आपके पास आ गया 117। 117 में से अगर आप 19 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा जी 828। तो ये आपके पास आ गया जी +28 विच इज इक्वल टू 0। सो 7p इज इक्वल टू -28 एंड p इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -4। तो विच इज अ रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर p। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी। जस्ट आपने कॉन्ग्रुएंसी वाली जो कंडीशन है उसे आपने याद रखना। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स को कह रहा है कि फाइंड द इंटीरियर ऑफ एंगल फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। अब आपको एक ट्राइंगल उसने दे दिया है और वो कह रहा है कि आपने इंटीरियर एंगल मालूम करने हैं अगर आपको वर्टिसेस दे दिए जाएं ए बी और सी। ए आपको उसने दे दिया है 6 और 1 और बी उसने आपको दे दिया है 2 और 7 और सी उसने आपको दे दिया है -6 एंड -7। सो आपने क्या करना है, इंटीरियर एंगल मालूम करने हैं। अब इंटीरियर एंगल मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू जो भी आपके पास दो साइड्स दी हुई हैं, जो भी आपके पास दो साइड्स दी हुई हैं उन दो साइड्स की स्लोप्स को आपने मैनिपुलेट करना है टेंजेंट थीटा के फार्मूले में। लाइक दिस वन के अगर आपके पास स्लोप है m3 और m1 तो आप इसे लिखेंगे m3 माइनस m1 एंड 1 प्लस m3 m1। और जैसे फार्मूला नहीं होता टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, तो ये वही बात आपके सामने लिखी हुई है। तो हम इंटीरियर एंगल क्या करेंगे, इसी तरह से मैनिपुलेट करेंगे। जो हमारे पास स्लोप होगी उसके रिलेटेड टेंजेंट का हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसे नाम दे दें अल्फा का, आप इसे नाम दे दें बीटा का और आप इसे नाम दे दें गैमा का, तो ये इंटीरियर एंगल आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो अब आप इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। तो गिवन ए 6 1 बी 2 7 एंड सी -6 -7 are the vertices of a triangle and let alpha, beta and gamma are the interior angle of triangle A बी सी। तो आपने ये अल्फा बीटा और गैमा क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो ये फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्लोप्स होनी चाहिए। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ m1 का, मतलब स्लोप ऑफ ए बी मैंने m1 नाम दे दिया, स्लोप ऑफ बी सी मैंने m2 नाम दे दिया एंड स्लोप ऑफ ए सी को मैंने नाम दे दिया m3 का। तो स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी सबसे पहले निकालेंगे विच इज m1 विच इज इक्वल टू ए बी की स्लोप निकाल रहे हैं तो फार्मूला आपको मालूम है, मैं इसे डायरेक्टली कर रहा हूँ 7 - 1 एंड आपके पास आ जाएगा 2 - 6। तो 7 - 1 आपके पास आ गया 6, 2 - 6 आपके पास आ गया -4 और जब आप इसे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/-2 विच इज द स्लोप फॉर ए बी। नाउ स्लोप ऑफ बी सी हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप ऑफ बी सी विच इज इक्वल टू m2 and which is equal to -7 -7, you know that y2 - y1 and -6 -2 इसे सॉल्व आउट करेंगे तो याद आएगा -14 एंड -8। सो मजीद इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7/4। नाउ स्लोप ऑफ ए सी फाइंड आउट करते हैं। तो देखें जी आपके पास आ जाएगा -7 -1 एंड -6 एंड -6। तो ये आपके पास आ गया जी -8 एंड -12। तो ये आपके पास आ गया जिसे 4 के साथ अगर आप मैनिपुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। तो 2/4 2/3। तो सिंपल से हमने स्लोप्स फाइंड आउट कर लिए। दिस इज योर m3। तो अब ये देखें जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे समझने वाली बात आ गई है। अब हम इंटीरियर एंगल निकालने लगे हैं। टेंजेंट अल्फा के लिए हमारे पास देखें क्या फार्मूला बना। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये अल्फा जो है ये कौन से
दो स्लोप्स के इंटरसेक्ट से बन रहा है, अगर आप देखें तो ये कोना जो है M3 और M1 के दरमियान से बन रहा है, तो इसका मतलब है कि M3 और M1 को आपने यहाँ पे मैनिपुलेट करना। तो टेंजेंट अल्फा के लिए फार्मूला आ जाएगा M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 M1। अब इससे आगे जो है फार्मूले वो आसान है बनाना, हम बना लेते हैं। यहाँ पे टेंजेंट बीटा देखें, टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आ जाएगा। अब बीटा देखें, ये इसका कोना है, इसका ये इंटरसेक्शन है, ये किन दोनों के दरमियान आ रहा है, M2 और M1 के दरमियान आ रहा है, तो इसका फार्मूला आ जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। सो दिस इज फॉर बीटा। नाउ टेंजेंट गैमा के लिए देखें, आपके पास क्या फार्मूला आ जाएगा, गैमा आपके पास आ रहा है M2 और M3 के दरमियान, तो ये आपके पास आ जाएगा M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, देखें मैंने एक तरतीब बनाई है, M3 माइनस M1, फिर आगे M1 से ही स्टार्ट हो रहा है, M1 माइनस M2, फिर आगे M2 से ही स्टार्ट हो रहा है, M1 माइनस, आपने भी यही तरतीब रखनी है, क्योंकि अगर ये तरतीब आप नहीं रखेंगे तो आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। तो जस्ट अब आपने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेनी है, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। सो टेंजेंट ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू M3 देखें जी आपके पास आया हुआ 2/3 माइनस M1 आपके पास आया हुआ है 3/-2, तो आप करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 आपके पास है 2/3 और M1 आपके पास है 3/-2। नाउ सॉल्व दिस, ये आपके पास आ जाएगा 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 2 4 2 3 एंड 9 आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय, और यहाँ आपके पास आ गया जी 1 माइनस ये 3 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस आपके पास क्या आ गया 1। तो यू नो डैट कि अब इससे तो आगे सॉल्व करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमें नज़र आ गया है कि 1 माइनस 1 हमारे पास क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो 13/6 डिवाइडेड बाय 0, आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है जी, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ से टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, इन्फिनिटी, और अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। सो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी यू नो डैट कि वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो अल्फा हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज π/2। अब हम बीटा को फाइंड आउट करेंगे, तो बीटा के लिए हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2। M1 आपके पास है जी 3/-2 एंड माइनस M2 आपके पास है 7/4। नाउ जी 1 प्लस M1 M2, तो आपके पास है जी 3/-2 एंड 7/4। तो जस्ट इसे सॉल्व आउट करें तो ये देखें आपके पास आ जाएगा, इसका एलसीएम अगर आप लें तो एलसीएम में आपके पास आने वाला है 4। सो -2 जब आप करेंगे यहाँ से मैनिपुलेट, तो आपके पास आ जाएगा -6 एंड -7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 21 और 4 2 8। ठीक है जी। जब आप इसे मजीद इसे मुकम्मल तौर पे सॉल्व आउट करेंगे, मैं यहाँ पे अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखने वाला हूँ, आपने इसे मुकम्मल तौर पे सॉल्व आउट करना है। तो जब आप इसे मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 2। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से इसे जल्दी में सॉल्व कर लीजिएगा। सो टेंजेंट इनवर्स 2, तो टेंजेंट इनवर्स 2 कैलकुलेटर पे जी हमारे पास वैल्यू आ रही है 63.43 डिग्रीज। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से इसे सॉल्व आउट कर रहे हैं जी। तो अब बात करेंगे हम टेंजेंट गैमा के बारे में। तो टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू आपके पास है जी M2 आपके पास है जी 7/4 एंड M3 आपके पास है जी 2/3 और 1 प्लस 7/4 एंड 2/3। तो जब आप इन्हें मुकम्मल तौर पे सॉल्व आउट करेंगे तो टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/2 और गैमा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2 और कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 26.57। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 11 के भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जस्ट आपने सिंपल से फार्मूले फाइंड आउट करने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है।
जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, जी बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज साइड्स आर, हमें साइड्स दे दी हुई हैं जी और हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो इक्वल टू होता है 1/2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड 1 1 1 जी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इस फार्मूले के इक्वल होता है। तो जाहिर है फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए आपके पास A1 A2 और A3 होना चाहिए, इसी तरह B1 B2 B3 होना चाहिए एंड देन आपके पास 1 1 1, वो तो कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली आपके पास वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो वर्टेक्स तो आपके पास यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिए हुए। तो इट्स मीन के पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वर्टेक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप एरिया के फार्मूले में ये वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। को ट्राइंगल दी हुई है लाइक दिस वन, इसमें आपको साइड्स दे दी हुई है जी 7x - y - 10 विच इज इक्वल टू 0 एंड 10x plus y minus 41 which is equal to 0 and 3x minus 2y plus 2y plus 3 which is equal to 0। तो जी ये हमारे पास तीन साइड्स हमें दे दी हैं कुछ इस फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में। इन इक्वेशंस की मदद से पहले हम क्या करेंगे, इनके वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे विच इज A B एंड C, ये तीन वर्टेक्स हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जी गिवन एज हम लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन एज साइड्स हमें दी हुई हैं 7x - y - 10 विच इज इक्वल टू 0, इसे आप 1 का नाम दे दें एंड 10x plus y minus 41 which is equal to 0 and 3x plus 2y plus 3 which is equal to 0। जी तो फ्रेंड्स अगर आप देखें तो ये पॉइंट A जो है ये किन दो साइड्स के इंटरसेक्शन करने से आ रहा है, 10x - y - 41 और 3x plus 2y plus 3। 10x वाली हमारे पास थी, नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। ये हमारे पास है जी 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 1। तो ये जो पॉइंट A है ये साइड 2 और 3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें साइड 2 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 शामिल ही नहीं किया गया, तो आपको यहाँ पे कैसे समझ आएगी। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझें कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको सॉल्व क्या करना पड़ेगा, फॉर पॉइंट A या आप कह लें फॉर वर्टेक्स A आपको सॉल्व किसको करना पड़ेगा, सॉल्विंग 2 एंड 3, 2 और 3 को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 आपके पास दी हुई है 10x plus y - 41 विच इज इक्वल टू 0 और 3 आपको दिया हुआ है जी 3x plus 2y plus 3 विच इज इक्वल टू 0। तो आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं क्या करूं, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 2 इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास मामला हल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20x plus 2y minus 82 which is equal to 0 और ऐड कर सब्ट्रैक्ट करूंगा 3x plus 2y plus 3 which is equal to 0, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखेंगे y और y आपस में कैंसिल हो जाएगा और 20 में से 3 को माइनस करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 17x और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा माइनस 85 विच इज इक्वल टू 0। सो 17x माइनस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 85 और x इज इक्वल टू आ गया 85 डिवाइडेड बाय 17 और 17 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं
तो 17 को 5 से अगर आप करें, 85 को 17 में डिवाइड करें तो आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। तो दिस इज योर x। इस x को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, हम इसे 3 में पुट कर लेते हैं। ये सारा काम वही हो रहा है जो आप ऑलरेडी 6, 7, 8 में करके आते हैं। इसे 3 में पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 3 × 5 प्लस 2y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 2y, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू -18, y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी -9। तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, y इज इक्वल टू -9 आ गया। तो वर्टेक्स A आपके पास आ जाएगा 5 एंड -9। अब है जी वर्टेक्स B। फॉर वर्टेक्स B, अब वर्टेक्स B की बात है। अब देखें वर्टेक्स B किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आ रहा है, 1 और 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास 1 दी हुई है, 7x माइनस वाई माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस वाई माइनस 41 विच इज इक्वल टू 0। तो सिंपली आप क्या करें, इन दोनों को एडिंग कर लें, एडिंग 1 एंड 2 ऐड करेंगे, देखें ना y y कैंसिल हो जाएगा तो इजी है हमारे लिए। तो 7x माइनस वाई माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस वाई माइनस 41 विच इज इक्वल टू 0 ऐड करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो गया। 10 और 7 आपके पास क्या आ गया 17 माइनस ये क्या आ गया आपके पास 51। सो 17x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 51, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 51 डिवाइडेड बाय 17 एंड 17 3 आपके पास क्या आ गया जी 51 आ गया। नाउ इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। सो यू विल गेट 1 में पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 7 × 3 माइनस वाई माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 21 माइनस वाई माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। सो माइनस वाई एंड 21 माइनस 10 आपके पास आ गया जी -11। सो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा। सो B पॉइंट यहाँ से आपके पास क्या आ गया 3 एंड -11। नाउ हम वर्टेक्स C को फाइंड आउट करने वाले हैं। फॉर वर्टेक्स C, वर्टेक्स C के लिए आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को। सो सॉल्विंग 1 एंड 3, तो 1 और 3 आपके पास कहाँ है जी, यहाँ है आपके पास 7x माइनस वाई माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0 एंड 3 आपके पास है जी 3x प्लस 2y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर आप क्या करें मल्टीप्लाई कर दें 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट ऐड एंड एडिंग, तो आपके पास जी मामला क्या हो जाएगा जी, हल हो जाएगा। जी तो आप इसे मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये आ जाएगा आपके पास 14x माइनस 2y माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। नाउ हम इसे ऐड कर लेते हैं, एडिंग करेंगे तो आपको मालूम है ये कैंसिल हो जाएगा। 14 और 3 आपके पास आ गया 17 और यहाँ आपके पास आ गया जी -17 और x इक्वल टू आपके पास आ गया 1। सो पुट इन 3 कर लें, 3 में पुट कर लें, ये आपके पास आ जाएगा जी 3 × 1 प्लस 2y। सो 2y 3 और 3 आपके पास आ जाएगा 6। सो y इज इक्वल टू -6/2। सो यहां से आपके पास आ जाएगा पॉइंट C 1 एंड -3। तो जी पॉइंट A B C आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। यहां मैं लिख लेता हूं पॉइंट A B C। A पॉइंट हमारे पास आया जी 5 और -9 और B पॉइंट हमारे पास आया है जी 3 और -11 एंड C पॉइंट आपके पास आ गया है जी 1 और -3। अब हमने सिंपली क्या करना है जी, एरिया का फार्मूला लगाना है।
इसको मैं रेज कर लेता हूँ। जी अब हम क्या करेंगे, सिंपली एरिया का फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 A1 A2 A3 which is 5 3 1, B1 B2 B3 which is -9 -11 एंड -3 और 1 1 एंड 1। तो नेक्स्ट आपने इसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट सॉल्व योरसेल्फ, सिंपली डिटरमिनेंट लेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एक्सरसाइज नंबर 3.4 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए प्रीवियस 4.3 एक्सरसाइज को लाजमी समझे, क्योंकि 4.3 एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट क्वेश्चन का एग्जाम का पार्ट होता है। तो आप 4.3 एक्सरसाइज ज़रूर करें इस एक्सरसाइज को करने से पहले। इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.5 के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।